हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लर्निंग क्लासेस में। आप सबको पता ही है सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स की एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है जीरो टू इन्फिनिटी। और इस सीरीज के तहत आपको सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स का संपूर्ण कोर्स करवाया जाएगा। और इसी के तहत हमारा पहला टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम का टॉपिक हमने प्रॉपर क्लियर कर लिया है। सारे मेथड, सारी चीज़ें हमने देखी है इसके बारे में। और अब हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नंबर सिस्टम के। जो सेकंड ग्रेड के क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, वो हमसे हो पा रहे हैं या फिर नहीं। जो हमने पढ़ा है, जितना हमने पढ़ा है, उससे क्या हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या फिर नहीं। हमें बस यही चेक करना है ताकि हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़ सके। चलिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में लेके चलेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने TLC प्रतापगढ़ के टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आपकी इस QR कोड को स्कैन करके टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर ये जो क्लास हो रही है उसकी आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगी, साथ में वहाँ पर बहुत सारी एजुकेशनल न्यूज़ेज आपको प्रोवाइड हो जाएंगी, और आने वाली क्लासों का जो शेड्यूल होगा वो भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ नंबर सिस्टम। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि अशून्य परिमेय संख्याएं, नॉन जीरो रेशनल नंबर्स एवं अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव होता है। बताइए। अगर मैं कह दूं नॉन जीरो, मैंने आपको ये चीज क्लियर बताई थी कि अगर एक परिमेय संख्या है और उसका गुणा अपरिमेय संख्या के साथ करता हूं तो वो हमें मिलेगी अपरिमेय संख्या। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब जो भी, अगर इस परिमेय संख्या को मैं ए नाम दे देता हूं तो ए जो है वो जीरो के बराबर ना हो। ठीक है, अगर ये जो परिमेय संख्या है वो जीरो हो और अपरिमेय संख्या के साथ इसका मैं गुणा करूंगा तो मुझे यहां पर मिलेगा परिमेय संख्या जीरो। ठीक है, जीरो भी एक परिमेय संख्या होती है, आपको पता है। तो यहां पर हमें क्लियर बोला है कि नॉन जीरो चाहिए, अशून्य परिमेय संख्या चाहिए। अशून्य परिमेय संख्या के साथ अगर अपरिमेय संख्या का गुणा मैं करूंगा तो मुझे हमेशा क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या मुझे प्राप्त होगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो है अपरिमेय संख्या। ये लाइन मैंने आपको एज इट इज लिखवा रखी है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है m की घात n इज इक्वल टू 343। तो मुझे निकालना है n की घात m। अब मुझे बताइए, कुछ नहीं करना है, इतना कंफ्यूज नहीं होना है। 343 को मैं क्या लिख सकता हूं? 343 को मैं लिख सकता हूं 7 की घात 3। जब आप इसके गुणनखंड करेंगे तो आपको यही प्राप्त होगा, 7 की घात 3। अब मुझे बताइए, इसको क्या दे रखा है क्वेश्चन में? m की घात n दे रखा है, मतलब m की वैल्यू मेरी 7 है और n की वैल्यू मेरी क्या है? 3। मुझे निकालना क्या है? n की घात m निकालना है। n मेरा क्या दे रखा है? 3, और m मेरा क्या दे रखा है? 7। जब आप इसे सोल्व करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, 3 या 9, 27, 27 और 3, ठीक है, ये आपको करीबन मिलेगा 2, हाँ ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है 2187। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन हो गया। जब आप इसे सोल्व करेंगे 3 की घात 7 आपको मिलेगा 2187। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल मुझे 36 प्राप्त होता है। किसी संख्या को, क्वेश्चन को समझना है, कोई नंबर है उसको मैं 136 से डिवाइड करता हूं तो मुझे रिमाइंडर 36 मिलता है। ठीक है, इंग्लिश वाले क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। यदि उसी सेम नंबर को मैं 17 से डिवाइड कर दूं तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा? उसी संख्या को मैं 17 से भाग दूं तो मुझे शेषफल क्या मिलेगा? ये पूछ रहा है। मुझे ये बताइए, किसी संख्या को मैंने 136 से भाग दिया तो मुझे क्या मिल गया? 36 शेषफल मुझे मिल गया। उसी संख्या को मैं 17 से भाग देता हूं तो मुझे शेषफल क्या मिलेगा? 17 एकम 17, 17 दूनी 34, बचे कितने? 2। मेरा शेषफल क्या हो गया? 2 हो गया। बस क्या करना था, आपको पता ही है, अगर संख्या के स्थान पर मैं उसका शेषफल लिखूं तो मैं आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं, और यही मेरा प्रॉपर आंसर होगा। ठीक है, और ये चीज एक नोट के रूप में भी हमने लिखी हुई है कि जो संख्या है, संख्या अपन n का शेषफल इज इक्वल टू शेषफल अपन n का शेषफल। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसे लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक विषम अभाज्य संख्या किस रूप की होती है?
अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7, 11 और 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। क्या है? 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। मतलब बात कर रहे हैं 3 से आगे वाले जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं उनकी बात चल रही है, तो उनका फॉर्म किस तरीके का होता है। तो मैं इंस्पेक्शन मेथड की तरफ चलता हूं। ठीक है, मुझे चाहिए क्या? इंस्पेक्शन मेथड मतलब कि मैं ऑप्शन से क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। किस तरीके से? देखिए, मैं पहला ऑप्शन ले लेता हूं। पहला ऑप्शन मेरा कह रहा है 4n-1 या 4n-3। n की जगह मैं 1 लिखता हूं। n की जगह 1 लिखता हूं। मैं सबसे पहले ये लेता हूं 4, 1 - 1 इजिकल टू क्या हो गया? 3। ये मेरी अभाज्य संख्या है बिल्कुल। ठीक है, अब मैं करता हूं n की जगह 2 लिखता हूं। n की जगह 2 लिखता हूं मैं। अगर यहां पर 4n-1 तो n की जगह 2 लिखता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? 8 - 1 इजिकल टू 7 मिल रहा। ठीक है, अगर n की जगह मैं यहां पर 2 लिखता हूं तो मुझे मिल रहा है 8 - 3 इजिकल टू 5। मतलब मैं चलिए ये ले लेता हूं 4 n की जगह 2 माइनस का 3 इजिकल टू 5। 3, 5 मेरा आ गया। अब मैं काम करता हूं n इजिकल टू 3 लेता हूं। ठीक है, 4, 3 माइनस का 1 मैंने ये वाला लिया है। ठीक है, 12 - 1 कितना हो गया? 11। यहां पर भी आप 3 लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 12 - 3 9 मिल रहा है। मतलब ये इस तरीके का नहीं है, तो मैं इस चीज को फॉलो करूंगा। और इसने बोला है या, ठीक है, या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। आप दोनों में से कोई भी चीज यूज करके इसको फॉलो कर सकते हैं। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है वही करेक्ट होगा। बाकी आप देख लोगे किसी भी ऑप्शन में, अगर इस वाले ऑप्शन में आप 1 पुट करेंगे तो आपको 3 मिलेगा, 2 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? -1। यहां पर 2 पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। यहां पर 3 पुट करो तो आपको क्या मिल जाएगा? 9 मिलेगा। और 9 × 4 कितना हो गया? 36। 36 में 3 गया, कितना हो गया? 33। अब वही चीज आप यहां पर फॉलो करेंगे तो वो चीज नहीं आएगी। ठीक है, तो मतलब या तो दोनों में आनी चाहिए या दोनों में नहीं आएगी। नहीं आ रही है ना दोनों में, इसका मतलब ये होगा कि वो अभाज्य संख्या की रूप की नहीं है। और आपको ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि जो भी विषम अभाज्य संख्या होती है वो कुछ इस तरीके की दिखेगी आपको। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? देखिए, निम्न में से कौन से कथन सत्य है? सत्य कथन को हमें निकालना है। मुझे बताइए, यदि दो अपरिमेय संख्या मैंने ले ली, उसका योग करूं या उसका व्यकलन करूं तो अपरिमेय संख्या होना आवश्यक नहीं है। तो यह कथन तो मुझे सत्य लग रहा है। क्यों? 2 इनरेशनल नंबर है, अगर उसका मैं एडिशन करूं या फिर उसका माइनस करूं तो मुझे इनरेशनल नंबर मिलना मस्ट नहीं है। मतलब कि मैं आपको ये कह दूं, अगर √2 मेरे पास एक इनरेशनल नंबर है, एक √2 मेरा इनरेशनल नंबर, इन दोनों को मैं घटाऊं मुझे 0 मिल रहा है। मुझे तो परिमेय संख्या भी मिल रही है। तो मतलब ये कह रहा है, अगर मेरा एक परिमेय संख्या √2 है, एक √3 है, अगर मैं इसका घटाऊं तो ये मुझे परिमेय संख्या मिल रही है। ठीक है, तो मतलब कि आवश्यक नहीं है परिमेय संख्या मिलना, मतलब कि ये अपरिमेय संख्या मिलना आवश्यक नहीं है, मतलब कि परिमेय संख्या भी मिल सकती है। उसका मतलब यह है कि यह कथन सत्य कह रहा है कि आवश्यक नहीं है कि अपरिमेय मिले, परिमेय भी मिल सकता है। ठीक है, कोई 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल, जो गुणनफल होगा वो अपरिमेय संख्या होती है। अब मुझे बताइए, ऐसा पॉसिबल है क्या? 2 × √2 का गुणा करो, मुझे तो 2 मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो चीज गलत हो गई मेरी। ठीक है, कोई 2 भिन्न अपरिमेय संख्या a और b के लिए क्या होगा? संख्या a/b अपरिमेय संख्या होती है। बताइए, क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल गलत है ये। और मेरा सही ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। और आपको जो भी लाइन दे रखी है, जो भी नोट दे रखा है, उसको आराम से पढ़ना है, सोचना है उसके बारे में, फिर उसे सॉल्व करना है। मुझे बताइए, एक पूर्णांक दे रखा है, पूर्णांक का मतलब क्या होता है? इंटीजर। ठीक है, और उसके वर्ग का योग, मतलब उसका स्क्वायर करता हूं तो उसका योग किस तरीके का होता है? तो देखिए, देख लीजिए, पूर्णांक क्या होता है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। यहाँ 0, यहाँ पे प्लस की संख्या है, यहाँ पे माइनस की संख्या है। सारी जो नंबर लाइन पे होती है वो पूर्णांक होती है। अभी मैं प्लस में से कोई लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ। 3 + 3 का स्क्वायर कर देता हूँ। यही पूछा है मुझे, एक पूर्णांक और उसके वर्ग का योग, इसका वर्ग और उसका योग मैंने कर दिया। 3 + 9 मुझे क्या मिल रहा है? 12 मिल रहा है। ठीक है, अगर यही चीज मैं माइनस में लेके देख लेता हूँ, माइनस का 2 ले लेता हूँ, चलो, और माइनस के 2 का स्क्वायर कर देता हूँ। माइनस का 2 प्लस का 4 मुझे क्या मिल गया? 2 मिल गया। वैसे ही मैं आगे और सोल्व करता हूँ, कुछ और ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने ले ली
10 ले ली, मानो माइनस के 10 ले लिए, माइनस के 10 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 10 प्लस का 100, मुझे क्या मिल गया 90। तो मुझे यहाँ पे देखो अविभाज्य संख्या कहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, तो ये हटा दो। विषम संख्या कहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, ये हटा दो। मतलब कि मुझे सदैव सम संख्या प्राप्त हो रही है और यही मेरा ऑप्शन है। देखो ये चीजें आपको लिख के कहीं नहीं मिलेगी, किसी बुक में लिख के नहीं मिलेगी कि एक पूर्णांक और उनके वर्ग का योग क्या होता है। ये क्वेश्चंस मेंटली रूप से बनाए जाते हैं कि आप इस भाषा को समझ सकते हैं या नहीं, और भाषा के थ्रू आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन मुझे नहीं पता था कि किस तरीके से हो रहा है, मुझे जिस तरीके से भाषा बोली मैंने उस तरीके से उसे सॉल्व करके देखा। 4 से 5 टेस्ट मैंने किए, उसके बाद मैं एक लास्ट आंसर पे आया कि सदैव एक सम संख्या मुझे प्राप्त हो रही है इधर, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे ये चीज मिल गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है √1452 अपन 1872 कैसी संख्या होती है, इसकी वैल्यू नहीं पूछी है, कैसी संख्या होती है। देखिए 1452 का रूट आप निकाल ही नहीं सकते, मतलब जिसका रूट आप नहीं निकाल सकते, ठीक है, वो हमेशा क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। मैंने आपको बताया था रूट जिसका नहीं निकल सकता वो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। उसका मतलब कि मेरा सही ऑप्शन क्या होगा, अपरिमेय संख्या। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूर्णांक, ये पूर्णांक दे रखे हैं हमें 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल और 99 के फैक्टोरियल तक दे रखा है। इसके इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। देखिए बहुत इजी है, जब आप चलो 1 का फैक्टोरियल तो 1 हो गया, 2 का फैक्टोरियल 2 हो गया, 3 का फैक्टोरियल क्या हो गया 3 × 2 × 1 कितना हो गया 6 हो गया, 4 का फैक्टोरियल क्या हो गया, आगे 4 लगा दो, ठीक है 24 हो गया, 5 का फैक्टोरियल क्या हो गया 24 × 5 कर दो, कितना हो गया 120 हो गया, मतलब 0। अब यहां पे 0 आ रहा है, आप आगे देखो 5 और 4 जिसमें भी होगा ना वो बनाएगा 20 बनाएगा 5 4। अब आगे मैं 6 का गुणा भले कर लूं लेकिन मुझे पीछे तो 0 ही मिलेगा, इकाई का अंक मुझे क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। मतलब कि मैं ये कह सकता हूं कि 5 का फैक्टोरियल तो मुझे 5 के फैक्टोरियल का इकाई का अंक क्या मिलेगा 0 मिलेगा, 6 के फैक्टोरियल का इकाई का अंक 0 मिलेगा। वैसे आगे मैं जहां तक बढ़ूंगा ना फैक्टोरियल में उतना मुझे इकाई का अंक 0 मिलेगा। अब मुझे बात करनी है सिर्फ इतनी संख्या की बात करनी, मैं सबको जोड़ देता हूं और जो लास्ट में मेरा नंबर मिलेगा वही मेरी इकाई की संख्या है। चलिए 24 और 6 कितने हो गए 30 और ये 3 हो गए 33 और मेरा ये क्या है 3 इकाई का अंक है। देखिए इकाई का अंक निकालना बहुत इजी है, आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, जो इकाई का अंक आएगा वो आपका आंसर होगा। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 256 की घात 0.16 और 16 की घात 0.18 का मान ज्ञात कीजिए। एक काम करता हूं मैं इसको अभाज्य संख्या के रूप में लिख देता हूं, एक काम करता हूं 2 के रूप में ही लिख देता हूं, 2 के रूप में दोनों आ जाएंगे। 256 को मैं 2 की घात 8 लिख सकता हूं और इधर लिख दूं 0.16 इंटू 16 को 2 की घात 4 लिख सकता हूं और 0.18 मैंने यहां लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा बस इनका गुणा कर देता हूं, इधर क्या मिल जाएगा मुझे 128, 2 संख्या के बाद क्या है दशमलव और यहां मुझे मिल जाएगा 72 और यहां पर मुझे क्या मिल जाएगा 2 संख्या के आगे डॉट मिल जाएगा। चलिए दशमलव हो गया। अब जब मैं घातें जुड़ जाएंगी, यहां पे फॉलो हो रहा है रूल हमारा, घातें जुड़ गई, यहां पर क्या मिल जाएगा मुझे 2 की घात 2, इनको जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा और मेरा आंसर क्या आ गया 4 आ गया और यही मेरा आंसर है। देखिए कितने इजी क्वेश्चंस हैं, हार्ड क्वेश्चन कहीं पे भी नहीं दे रखा है। n जो कि 1 से बड़ा है, पूर्णांकों की संख्या मतलब इंटीजर्स की संख्या निकालनी है जिससे n, n+2, n+4 सभी अभाज्य संख्या है। मुझे बताइए अगर n = मैं 1 ले लेता हूं तो 1 क्या अभाज्य संख्या है, नहीं है, बात खत्म हो गई यहीं पर। n = 2 ले लेता हूं, 2 अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है, ठीक है। n, n+2 और n+4, n की जगह 2 लिख दिया तो मुझे यहाँ क्या मिल गया 4, यह अभाज्य संख्या है, बिल्कुल नहीं है, हटा दो। चलिए हटा दिया। n = 3 ले लो, 3 + 2 5, 3 + 4 7, यह अभाज्य संख्या है क्या, बिल्कुल अभाज्य संख्या है, यह अभाज्य संख्या, ठीक है। उसके बाद मैं ले लेता हूँ n = 5 ले लेता हूँ। चलिए 5 ये 7 हो गया, 5 और 4 कितना 9, 9 अभाज्य संख्या है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। आप कितना भी आगे जाओगे 2 और 4 के गैप में सिर्फ
3 जो है, ठीक है, वही अभाज्य संख्याएं देता है, बाकी कोई भी संख्या अभाज्य संख्या नहीं देता है। क्यों? 3, 5, 7, 11, 11 के बाद डायरेक्ट आता है 13 और 17, ठीक है। जब आप जाओगे ना आगे तो आपको 2 के गैप में और 4 के गैप में संख्या मिलेगी ही नहीं। आप इस चीज को टेस्ट करके देखना, ठीक है। तो यहां पर कम से कम हमको क्या मिल जाएगा? केवल और केवल एक ऐसी संख्या है n = 3, एक ही ऐसी संख्या है जिसके हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि n, n+2, n+4 सभी अभाज्य संख्याएं हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फेवरेट क्वेश्चन आ गया अपना शेषफल वाला। 59 की घात 28 को 7 से डिवाइड करना है, तो इसका शेषफल क्या आएगा? मैं ये कह सकता हूं 59, पहले 59 को अपन 7 का शेषफल निकालता हूं, कितना आएगा? इसका शेषफल 56 और 3 बच गया, 3/7 में इसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं 3/7, और 3 को मैंने लिख दिया 28, इसकी पावर जो है वो मैंने ऐसी लिखी। अब मुझे बताओ 3 का स्क्वायर में करता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है? 9 मिल रहा है, ठीक है। 3 का स्क्वायर मैंने यहां लिख दिया और यहां पे मैं लिख देता हूं 14/7, ठीक है। इसको जब मैं आगे सोल्व कर रहा हूं, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9/7, मतलब कि मुझे शेषफल कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है, तो मैं यहां लिख सकता हूं 2/7 और उसकी पावर कितनी है? 14। आगे चलते हैं। अब 2 का स्क्वायर करूं तो कितना होगा? 4। 2 का क्यूब करूं तो मुझे कितना मिलेगा? 8 मिलेगा, मतलब कि मैं 1 लिख सकता हूं इसकी जगह पे। मुझे 1 लिखना है क्योंकि यहां पर आप सोल्व करेंगे आपको कहीं पे भी 1 या फिर -1 के फॉर्म में नहीं मिलेगा, इसको इसलिए थोड़ा इसको आगे लेके जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहां पे मैं करता हूं 2 का क्यूब कर देता हूं, 3 चौके 12, और 2 का स्क्वायर मैं यहां पर एक काम करता हूं साइड में लिख देता हूं। तो बात एक ही है क्या मेरी? बिल्कुल मेरी बात एक ही है। जब इनको जोड़ेंगे तो टोटल घात कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। अब 2 की घात 3 है, 8/7 दे रखा है, इसको मैं 1/7, ये मेरा शेषफल है 1, इसे लिख सकता हूं, ठीक है। अगर मैं यहां पर 1 लिख भी दूं, 1 की घात 4 और 2 की घात 2/7 हो गया, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं क्या? कुछ इस तरीके से बिल्कुल लिख सकता हूं। जब आप इसे लिखेंगे आप 2 का स्क्वायर/7 मिल जाएगा आपको। जब आप इसे सोल्व करेंगे आगे तो 4/7, तो इसका शेषफल आपको क्या मिला? इसका शेषफल मुझे मिला 4 मिला, या फिर मुझे ऋणात्मक निकालना है शेषफल तो मुझे मिल जाएगा -3। लेकिन यहां मुझे सारे धनात्मक में दे रखे, मेरा सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 4। शेषफल निकालने के लिए मैं आपको फिर बता देता हूं, अगर एग्जाम में शेषफल निकालने के लिए इतनी छोटी सी नंबर दी है ना, मतलब आपको यहां पर -1 और 1 तो मिलेगा ही नहीं, आपको बार बार इसका गुणा करके जो बच रहा है वो लिखना पड़ेगा। इसका गुणा करके मैंने जो बच रहा है 3 बच रहा है मैंने लिख दिया, फिर 3 को मैंने स्क्वायर कर दिया 9 मिला मुझे, 3 का स्क्वायर कर दिया 9 मिल गया, तो फिर मुझे 2 बच गया, ठीक है। रिमाइंडर क्या बच गया? 2 बच गया, 2 को मैंने यहां लिखा, घात ऐसी लिखी। अब 2 की घात 3 करता हूं मैं, तब जाके मुझे 8 मिल रहा है, और मुझे क्या मिल रहा है? शेषफल 1 मिल जाएगा इसका, और बाकी 2 की घात 2 को मैंने इसी तरीके से लिख दिया है, और आगे सोल्व करते करते मैं इसको इस तरीके से लेके आ गया हूं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, ये 30 नहीं है, ये 3 है। चलिए, 3 की पावर 40/19 का शेषफल। अब मुझे बताइए, 3 का स्क्वायर करूं तो मुझे 9 मिल रहा है, 3 का क्यूब करूं तो मुझे 27 मिल रहा है, ठीक है। क्या मिल रहा है? 27 मिल रहा है। और अगर मैं 3 की घात 4 करूं तो मुझे 81 मिल रहा है। एक काम करता हूं, 3 की घात 4 ही कर देता हूं, ताकि मेरी यहाँ पे घात ऑलरेडी छोटी हो जाएगी, और जो बचेगा वो मैं लिखूंगा, आगे देखा जाएगा। चलिए, 3 की घात 4 को मैं 81 कर सकता हूं, ये मेरा 19, और उसकी घात क्या हो गई? 10। अब इसका मैं गुणा करूंगा, ठीक है। इसका जब मैं गुणा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बताइए? 76 आएगा 19 के बारे में, ठीक है। तो बाद में बचा क्या? 5 बच गया, और ये पावर 10 तो मैंने यहां लिखी, ये 19 मेरा यहां पर आ गया। जैसे मैं इसको आगे लेके जाऊंगा, 5 का स्क्वायर कर देता हूं मैं इधर, 5 का स्क्वायर, और घात मेरी क्या है? 10 ही, 10 नहीं होगी, घात मेरी हो जाएगी 5 हो जाएगी, क्योंकि घातों का गुणा करूंगा तो 10 मुझे मिल ही रहा है, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25/19, ठीक है। अब इसका शेषफल मुझे कितना मिला? 6 मिला, इसका शेषफल मुझे 6 मिल गया, ठीक है। 6 की घात 5/19, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, यहां पर 6 का स्क्वायर ले लेता हूं, आगे ऐसे ही बढ़ना पड़ेगा मुझे, क्योंकि 1 तो मिलने वाला नहीं है मुझे। 6 का स्क्वायर ले लिया, यहां पर भी स्क्वायर ले 4, और एक 6 मेरा बच गया तो मैंने बाहर ले लिया, ये 19,
ठीक है, अब मैं जब इसे आगे सोल्व करूंगा मुझे मिलेगा यहाँ पर 6 6 36 बटे 19। जब मैं इसे देखूंगा तो माइनस का 2, क्योंकि 19 दूनी कितना होता है 38 होता है, ठीक है 38 होता है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ 38 और 19 को 36 में से माइनस कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस का 2 में 38 में से 36 को माइनस का 2 मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं इसका शेषफल माइनस का 2 लिख सकता हूँ, माइनस का 2 का स्क्वायर इंटू 6 अपन 19 मुझे मिल गया। इसे मैं सोल्व करता हूँ आगे फिर से। चलिए, माइनस के 2 का स्क्वायर 4 हो गया और ये 6 तो है ही, ये 19 हो गया। चलिए 6 चुके 24 बटे 19। जब इसका शेषफल मुझे क्या मिल जाएगा, देखिए इसका शेषफल मुझे मिल जाएगा 5 और यही मेरा क्या है, आंसर है। देखिए पेपर में आएगा तो आपको बार बार रिमाइंडर निकाल के लिखना पड़ेगा। घात आप किसी भी यूज करो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं यहाँ 3 का स्क्वायर करता, 3 की घात 3 करता, 27 भी लिख देता यहाँ पर तो मुझे जो मिलता है वैसे करते करते मैं आगे बढ़ जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 की घात 4 लिखो, 3 की घात 3 लिखो, कोई भी घात ले सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए कि घात मुझे छोटी करनी है और फटाफट इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संख्या 360 के भाजकों की कुल संख्या मैंने आपको बताई थी कि भाजकों की कुल संख्या का मतलब यही होता है कि कुल गुणनखंडों की संख्या, और ये हमने पढ़ा है, ठीक है, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए 360 को मैं कैसे लिख सकता हूं। 360 को मैं लिख सकता हूं, यहां पे 2 का फिर से जाएगा 90, यहां पे 45, यहां पे 3 से जाएगा 15, यहां पे 3 से जाएगा 5 और 5 1, ठीक है। तो 360 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो कुल गुणनखंडों की संख्या या भाजकों की संख्या बराबर होती है सिर्फ उनकी जो घात है उसमें एक जोड़ के सारी घातों का गुणा कर दो, ठीक है। मुझे क्या मिल रहा है, 4 इंटू 3 इंटू 2 मुझे मिल रहा है। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 24, और 24 ही मेरा यहां पर क्या है, आंसर है। तो चलिए ये चीज आपको समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। संख्या log 27, देखो ये क्वेश्चन आपको हार्ड पड़ सकता है क्योंकि अभी हमने log नहीं पढ़ा है किसी भी तरीके से। जब आप log पढ़ेंगे आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये परिमेय है या फिर अपरिमेय। तो ये फिलहाल तो अपरिमेय, मैं आपको बता दूं कि आपने नहीं पढ़ा है फिर भी थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होगा। log 4 log 27 या मैं लिख देता हूं log 28, ठीक है। इसका मान क्या होता है, 2 होता है। ये log 27 इसको मैं निकाल नहीं सकता, log 28 को मैं 3, 2 से 3 के बीच में आ रही है ये, सबसे पहली चीज तो ये है। और ये अपरिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि log 27 को जब मैं p बटे q के रूप में लिखना चाहता हूं तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, देखिए 7 इजिकल टू 2 की पावर p अपन q, ये जो पावर है ना वो यहाँ चली जाती है, ये पावर में आ जाती है फिर, ठीक है। दोनों तरफ q का गुणा कर देता हूँ, 7q इजिकल 2 की घात। इसे मैं p बटे q के रूप में लिख ही नहीं सकता, सीधी बात है, ठीक है। तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या, उसको इस तरीके से कुछ सोल्व करते हैं। जब हम log पढ़ेंगे ना तब इजी वे में आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, log 27 क्या है, log 24 क्या है, मैंने यहाँ पर इसको 2 क्यों लिखा, वो सारी चीजें आपको इजी वे में समझ में आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी के लिए ये अपरिमेय संख्या है, आगे चलते हैं। p प्लस 4 p प्लस 14 तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, प्राइम नंबर्स हैं। तो p के कितने विभिन्न मान हो सकते हैं बताइए। 3 की जगह मैं एक काम करता हूं, अभाज्य संख्या है मतलब कि सम और विषम नहीं दे रखा है, मतलब कि मैं यहाँ 2 भी लिख सकता हूं। यहाँ पे है p प्लस 4 p प्लस 14, मैं सबसे पहले 2 लिखता हूं, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। तो ये तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, यहीं पे रोक दो। 3 लिखता हूं, 3 7 17, ये मेरी अभाज्य संख्या 3 के लिए ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब 4 के लिए मैं करता हूं, 4 और ये 8, और पहली बात तो ये कि 4 तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, तो 4 को मैं ले ही क्यों रहा हूं, मैं 5 लेता हूं, ठीक है। तो 5 और 4 कितने हो गए, 9, और 9 अभाज्य संख्या नहीं है। 7 को लेके जाओ आप, ठीक है, 7 और 4 कितने हो गए, 11, और 7 और 14 कितने हो गए, 21, और 21 अभाज्य संख्या नहीं है। आप कितना भी आगे चले जाओ आपको आगे ये संख्या मिलेगी नहीं, 3 के रूप में ही आपको ये संख्या मिलेगी, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, और मैं आपको लिख के दे रहा हूं 20 तक अभाज्य संख्या है, आपको पता होनी चाहिए।
बस। और 20 तक की अभाज्य संख्या यहाँ पे पुट करके देख लेना, उसके आगे का एग्जामिनर आपको कभी नहीं देगा, क्योंकि एग्जामिनर की सोच और स्टूडेंट की सोच एक तरीके से समान नहीं होती, इसलिए उन्हें पता है कि मुझे कम से कम में इस चीज को निपटना पड़ेगा, वरना इस क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन उठ जाएंगे, क्योंकि बच्चा सारी अभाज्य संख्या को रख के यहाँ पर चेक नहीं कर सकता। लगभग आपको 20 तक चेक करना है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। 20 तक के अंदर मुश्किल से ये 7 और फिर 11 चेक कर लो, फिर 13 चेक कर लो, फिर 17 चेक कर लो, फिर 19 चेक कर लो, बस। उसके अलावा आपको कुछ चेक नहीं करना। आप इनको चेक भी करोगे तो आपको कहीं नहीं मिलेगी अभाज्य संख्या इस रूप में। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कितने मान होंगे, सिर्फ एक मान होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही मान होगा, p = 3 के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हमने सोल्व किया। आगे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका, नीचे से चालू करना है। इसका यहाँ से क्या करो, गुणा करो, 8 हो गया, 8 + 1 क्या हो गया, 9/4 में इसे लिख सकता हूँ। अब इसको मुझे हटाना है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको उल्टा कर देता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 4/9। अब 9 का गुणा 3 के साथ करो, ठीक है, 27, 27 और 4 कितने हो गए, 31, 31/9 आ रहा है मेरा यहाँ पर, ठीक है। इसको उल्टा कर दो वापस, 9/31 कर दो, 31 एकम 31, 31 और 9 कितने हो गए, 40। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 40/31। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, इंटू 31/40, 40 का 4 के साथ गुणा 160, माइनस 5 का 31 के साथ गुणा 155, मुझे क्या मिल गया, 5/, क्या मिल जाएगा, 5/40, और मेरा आंसर आ जाएगा 1/8। ये मेरा आंसर है। इसे सोल्व कैसे किया फिर देखते हैं। अब इसको सही से सोल्व करते हैं। 4 - 5/1 और 1 + 1, 3 + 1, 2 + 4, इसका इसके साथ गुणा करिए, कितना हो गया 8, और इसके साथ जोड़ दीजिए 8 को 1 के साथ 9। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 9/4 लिख सकता हूँ। अब इसको मुझे उल्टा कर देना है ताकि ये सिमिलर हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 4/9 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ताकि ये उल्टा हो गया। 9 तिया कितना हो गया, 27, 27 और 4 कितने हो गई, 31/9, ठीक है। तो इसका आंसर मेरा क्या रहा है, 31/9। तो मैं इसको लिख देता हूँ 31/9 यहाँ पर, 31/9, ठीक है। तो इसे मैं इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकता, इसको उल्टा कर देता हूँ। इसको उल्टा करने पे मुझे क्या मिल जाएगा, 9/31, ठीक है। 31 एकम 31, 31 और 9 कितने हो गए, इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 40/31, ठीक है। 40/31 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए 31/40 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब 40 का गुणा 4 के साथ 160, माइनस 5 × 31 कितना हो गया, 155 अपन 140 तो नीचे है ही, ठीक है। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा 5/140, ठीक है, तो मुझे 1/8 मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉरी 140 नहीं 40 ही है, 1/8 मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। आगे चलते हैं। आगे हमने क्या क्या पढ़ा, देखो 2010 में ये क्वेश्चन आया था, ये हमारे दाएं हाथ का गेम होगा। x - 1/x की वैल्यू क्या दे रखी है, 1/2। अब मुझे दे क्या रखा है, 4x² + 4/x² की वैल्यू मुझे निकालनी। एक काम करता हूँ, मैं 4 को कॉमन ले लेता हूँ, x² + 1/x², बस मिल गया। मुझे वैल्यू इसकी निकालनी है, तो मैं वैल्यू कैसे निकालूंगा, x² + 1/x² का सूत्र क्या होता है, मैं बोलूंगा b का स्क्वायर, ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो मैं यहाँ लिखूंगा +2 हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर के लिए। तो b की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 + 2, और मुझे आंसर क्या मिल रहा है, 9/4, ठीक है। और 9/4 को मैं इसके अंदर पुट कर देता हूँ, तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा मुझे क्या मिल जाएगा, 4, 9/4। जब ये यहाँ से कट जाएगा मुझे क्या मिल जाएगा, 9, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, और ये मेरा आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। बस छोटा सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि x + y = 7 है, x y = 12 है, x² + y²। देखो ये एक तरीके से हमने अलजेब्रा नहीं पढ़ी है, इसलिए आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी महसूस होगी, लेकिन आप एक सूत्र के बारे में तो जानते ही होंगे, x + y का होल स्क्वायर = x का स्क्वायर + y का स्क्वायर + 2xy, ये आपको पता ही है। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसको मैं इस तरफ ले लेता हूँ, या फिर मैं एक काम करता हूँ, इन सबको इस तरफ ले लेता हूँ, ठीक है। तो अगर x² + y² = मैं लिख देता हूँ x + y का होल स्क्वायर - 2xy, बस यही है। x + y की वैल्यू मुझे दे रखी है 7 का स्क्वायर, और xy की वैल्यू मुझे 12 दे रखी है, बस 49 - 24, और जब मैं इसे सोल्व करूंगा मुझे मिल जाएगा 25 मेरा आंसर। और 25 कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर 4। बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक फॉर्मूला
मैंने यहाँ पर लगाया और मेरा क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। और ये नंबर सिस्टम में काउंट होता है एक तरीके से, लेकिन मैंने इसके सारे नोट्स जब मैं आपको लिखवाऊंगा ना वो अलजेब्रा में लिखवाऊंगा, ताकि एक साथ आप सीक्वेंस में चलोगे इसके, ठीक है। वरना नंबर सिस्टम में भी कराने में कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो क्या टॉपिक पूरा अलग हो जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन इसमें काउंट हो रहा है, ये क्वेश्चन वापस से मैं रिपीट करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम अलजेब्रा करेंगे ना तब ये क्वेश्चन भी रिपीट होंगे, कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 0.623 ये माइनस है, ये इंटू है, ये प्लस है और ये भी प्लस है, ठीक है। ये क्यूब दे रखा है, ठीक है, क्यूब है, ये स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। चलिए एक काम करता हूँ, 0.2623 को मैं a मान लेता हूँ और 0.377 को मैं b मान लेता हूँ। तो चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर अपन a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ठीक है, a का क्यूब और b का क्यूब, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर फॉर्मूला नजर आ रहा है इसका, ये आप जब अलजेब्रा पढ़ेंगे तो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा, ये क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ये जो है इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, तो ये यहां से कट जाएगा ऊपर वाला पूरा, मुझे मिल क्या गया, मुझे मिल जाएगा 1/a प्लस बी, ठीक है। तो a मेरा क्या है 0.623 प्लस 0.377, जब आप इसको जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 1, ठीक है। और आपका आंसर क्या आ गया 1। चलिए ये आपका क्या है प्रॉपर आंसर हो गया 1, ठीक है। ये हम लोग अलजेब्रा में पढ़ेंगे थोड़ा सा, इसको मैंने इसमें ले लिया क्योंकि ये नंबर सिस्टम में थोड़ा सा काउंट होता है दशमलव को देख के वगैरह, इसलिए, ठीक है। बाकी ये चीज हमने अभी पढ़ी नहीं है। चलिए इसको हमें परिमेय संख्या में बदलना है। 23 नंबर को एज इट इज लिखो, जितनी संख्या पे बाहर है उतने 9 कर दो, जितनी संख्या पे बाहर नहीं है उतना 0 कर दो, लेकिन यहाँ पर संख्या ही नहीं दे रखी है आगे, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ये मेरा क्या हो गया आंसर। जितनी भी संख्या दे रखी, जो संख्या दे रखी है उसको क्लियर लिखो, और जितने भी बाहर है ऊपर, जितनी संख्या के ऊपर बाहर है उतने 9 लिख दो, बस ये चीज़ आपकी यहाँ सॉल्व हो जाती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6480 इसको मैं लिखूंगा कैसे, सबसे पहले तो वो निकालना है। 6480 2 के लेके जाएगा 3240, फिर 2 को लेके जाएगा 1620, फिर 2 को लेके जाएगा 810, फिर 2 को लेके जाएगा 105 405, 3 को लेके जाएगा क्या आ जाएगा 135, फिर 3 के लिए जाएगा क्या आ जाएगा 45, फिर 3 के लिए जाएगा क्या आ जाएगा 15, फिर 3 के लिए जाएगा क्या आ जाएगा 5, फिर 5 के लिए 1। तो मैं 6480 को क्या लिख सकता हूँ 2 की घात 4, 3 की घात 4 और 5 की घात 1 लिख सकता हूं। और भाजकों की संख्या मैं लिख दूंगा, घातों में 1 जोड़ के उनका गुणा कर दो, ठीक है। मुझे क्या मिलेगा 5 × 5 × 2, मुझे मिल गया यहाँ पे आंसर मेरा 50, और यही मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। कुछ नहीं करना है, भाजकों की संख्या 2019 का क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन जैसे ही आएंगे, बस थोड़ा सा घुमा सकता है आपको। ये क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 0.289 अपन 0.00121, दशमलव हटाने के बाद जितनी भी संख्या उतने 0 लग जाएंगे। यहाँ लग गए 1 2 3 4 5 संख्याएं, 1 2 3 4 5 संख्या लग गए। यहाँ दशमलव हटाया मैंने तो मेरी संख्या मिल गई 1 2 3, तो 3 0 यहाँ लगे, यहाँ से मैंने 2 0 काट लिए। अब मुझे क्या मिल गया √289 अपन 121, और ऊपर क्या बच गया मेरा 1000 बच गया। सॉरी यहाँ पर 3 संख्या है ना पीछे, तो 3 0 आएंगे। चलिए यहाँ पर मेरे 100 बच गए। 289 को मैं उसका रूट लूंगा तो 17 हो जाएगा, 121 का रूट लूंगा तो 11 हो जाएगा, और 100 तो मेरा यहाँ है ही, और 100 का भी मैं रूट लूंगा तो मुझे 10 मिल जाएगा। चलिए मेरा आंसर क्या आ गया 170/11। इतना सिंपल क्वेश्चन 2019 का। देखिए हमने सारी चीज़ें पढ़ रखी है, और इसी तरीके से नंबर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन आज तक आए थे ना वो सारे हमने कर लिए। अब आप बताओ हमने जो पढ़ा वो आपके लिए यूजफुल रहा या फिर नहीं रहा, ठीक है। और वेरी यूजफुल था, हर एक लाइन मैंने क्लियरली आपको लिखवाई है, और आगे भी मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके आएंगे पेपर में, ठीक है। और क्वेश्चंस थोड़ा सा भाषा बदल सकता है, लेकिन जो मेथड्स हैं, जो चीज़ आपने पढ़ रखी है उससे अलग कुछ भी नहीं आएगा। बस इस चीज़ पे आप भरोसा कर सकते हैं टीएलसी के। और इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे
हमें ज्वाइन नहीं किया है तो आप इन QR कोड को स्कैन करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमसे जुड़ सकते हैं, और खासकर टेलीग्राम तो आपको ज्वाइन करना ही है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। और द लर्निंग क्लासेस में अमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ, नए चैप्टर के साथ, सिर्फ और सिर्फ 7 बजे TLC प्रतापगढ़। धन्यवाद।